अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और आप और मैं मिलकर अभी पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमने देखा कि किस तरह से कितना डाइवर्स है कार्बन एटम उसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पढ़ के। आज हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे और देखेंगे कि ऐसी कार्बन की और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस वजह से वो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। जिसमें हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, उसकी मल्टीपल बॉन्डिंग और उस बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ में मिल के हमारे पास कितने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बन जाते हैं। तो आए यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय लेक्चर की तरफ चलते हैं और इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि कार्बन की ऐसे क्या डाइवर्सिटी है, उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो वो इतने ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बना देता है, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बना देता है और उसकी पूरी बेस पे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई है। उसी में हमने जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी कैटिनेशन, आप सबको याद होगी। आज हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इसकी जो प्रॉपर्टी है ये कैटिनेशन से मिलती जुलती है, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बना सकता है। इसी वजह से क्या होता है कि आइसोमेरिज्म का एक फिनोमिना इसमें अप्लाई हो जाता है। अब आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसमें तो जो दो बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, अभी आप इन पे फोकस ना करें, जो मैं आपको स्ट्रक्चर्स बना के समझाऊंगी पहले उसकी तरफ चलते हैं। हमने बात की थी ब्यूटेन की। ब्यूटेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि 4 कार्बन एटम्स होते हैं और अगर ये एक लॉन्ग चेन में हो तो इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। यहाँ पे जितने आपके पास बॉन्डिंग पूरी करने के लिए हाइड्रोजन्स की ज़रूरत है आपने वो लगा देने हैं आराम से, और इस तरह से ये आपके पास एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा कंप्लीट। इसके साथ साथ ब्यूटेन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि एन ब्यूटेन के अलावा ब्यूटेन का एक और स्ट्रक्चर भी बनता है, जिसमें क्या होता है कि ब्यूटेन में आखिरी कार्बन एटम सेकंड कार्बन एटम के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसा भी करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, सेकंड कार्बन एटम के साथ आखिरी कार्बन को जोड़ दिया। अब इस स्ट्रक्चर में भी 4 कार्बन एटम्स हैं और इस स्ट्रक्चर में भी 4 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर का नाम अब हमने क्या रखा था, आइसोब्यूटेन। सबको याद है ना, इसका नाम था आइसोब्यूटेन। अब हम जरा इनके हाइड्रोजन्स कंप्लीट करते हैं। इस कार्बन का एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, 3 इसको और चाहिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कंप्लीट है, इसको 2 और चाहिए और यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन्स अटैच कर दूंगी। इस कार्बन के भी देख लें 2 बॉन्ड्स कंप्लीट है, इसको 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे और लास्ट कार्बन के एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं 3 हाइड्रोजन्स लगा दूंगी। ठीक है, अब इसका मुझे आप सबने बताना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, हमें देख के पता लग रहा है कि 4 कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन हम कैलकुलेट कर लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हाइड्रोजन हो गए C4H10। आइसोब्यूटेन की बात करते हैं। इसके कार्बन एटम्स की जो वैलेंसी है और जो इसने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं उसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट कार्बन ने एक बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच करके इसके 4 बॉन्ड्स पूरे कर दूंगी। ये बात हमने पहले भी की थी कि आप कार्बन फर्स्ट इधर से कंसीडर करें लेफ्ट हैंड साइड से या आप राइट हैंड साइड से कंसीडर करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, कहीं एक से नंबरिंग को स्टार्ट करना होता है, वो नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे अब मैं इस कार्बन सेकंड कार्बन की तरफ आऊँ तो देखें कि इसके 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगेगा और इसका बॉन्ड ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। एक कार्बन एटम रह गया, एक बॉन्ड बना हुआ है और 3 मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। चौथा कार्बन जो सेकंड कार्बन के साथ अटैच है उसको देख लें, एक बॉन्ड बना हुआ है और 3 अटैच करने से इसके पास भी 4 बॉन्ड्स हो गए हैं मुकम्मल। ठीक है, अब ये सेकंड कार्बन ही रहेगा, जिस तरफ से मर्जी आप चेन को देखें, यहाँ से देखें या इधर इसको फर्स्ट कंसीडर कर लें या आप इसको फर्स्ट कंसीडर कर लें। अब इसका ज़रा मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। 1 2 3 4 इसके अंदर कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन 3 6 9 10। गौर से देखें कि इसमें एन ब्यूटेन में भी C4H10 है और आइसोब्यूटेन में भी C4H10 है। एक ही चीज़ है, दोनों सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, तो फिर फ़र्क किधर आया? फ़र्क आया है स्टूडेंट्स इनके स्ट्रक्चर्स में। स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, एक लॉन्ग चेन कंपाउंड है और दूसरा जो है वो ब्रांच चेन कंपाउंड है। इस डिफरेंस की वजह से इसको कहते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं वो जिस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। इसको कहते हैं कि आपके पास कार्बन नंबर्स भी सेम होते हैं, हाइड्रोजन का नंबर भी सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आता, ये बात आप सबने याद रखनी है। आइसोमेरिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आता।
इसी पे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मिस आपने साइक्लोब्यूटेन पढ़ाया था, तो क्या साइक्लोब्यूटेन भी हम इसका आइसोमर कंसिडर कर सकते हैं? हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं, आइसोमर हम साइक्लोब्यूटेन को कंसिडर कर सकते हैं या नहीं। साइक्लोब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन साइकिल की फॉर्म में एक दूसरे से अटैच होंगे। इस तरह से मैंने इन 4 कार्बन्स को बना दिया। अब इनके हाइड्रोजन्स लगा के इनकी बॉन्डिंग पूरी करते हैं। इस कार्बन को देखें, 2 बॉन्ड्स इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे। यहाँ पे भी 2 ऑलरेडी बने हैं, 2 आके हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्योंकि हम 4 पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर भी ऐसा ही होगा एंड फाइनली इधर भी ऐसा ही होगा। अब कार्बन तो 4 हैं, ठीक है, C4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, इसमें कितने 2 4 6 8। यहाँ पे हाइड्रोजन देखें 8 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन 10 थे। इसीलिए आपके जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अक्सर आइसोमर्स नहीं होते ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के। ये बात आप सबने याद रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि अगर कार्बन का नंबर सेम है तो क्या ऐसा हो सकता है कि साइक्लोब्यूटेन जो हमारे पास है ये भी आइसोमर हो इसका। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ज़रूरी है, एक चीज़ ज़रूरी है आइसोमर्स के लिए कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा तो फिर आप उनको आइसोमर्स नहीं कह सकते, फिर वो आइसोमर्स नहीं है, वो डिफरेंट कंपाउंड हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो एक अलग क्लास चली जाती है, आप उनको अलग स्टडी करते हैं। ठीक है, आपके पास एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये 2 C4H10 के आइसोमर्स हैं। C4H10 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना है, C4H10 के ये 2 आइसोमर्स हैं। अब आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी के बारे में ही मजीद पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कौन से कार्बन एटम्स होते हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। देखें, हाइड्रोकार्बन्स तो हमारे कहाँ से शुरू हो जाते हैं, C1 से शुरू हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन। पहला C1 वाला कौन सा होता है, हमने पढ़ा था, मीथेन। अब मीथेन में तो एक कार्बन है, आप उसके स्ट्रक्चर कितने को बनाएंगे, एक कार्बन है, उसको जिधर से मर्जी जोड़े उसने एक उसी तरह से बना रहना है। मीथेन आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला फॉलो नहीं करता। साथ ही साथ आपके पास इथेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन आप इधर से, मैंने कहा था नंबरिंग जिधर मर्जी से शुरू करें, इसको 1 कह दें या इसको 2 कह दें, इसको 1 कह दें या इसको 2 कह दें, एक ही बात है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। इसीलिए आपके पास इथेन भी आइसोमर का फॉर्मूला फॉलो नहीं करता। प्रोपेन की बात करते हैं, प्रोपेन में भी ये देख लें, कार्बन की चेन आप इस तरह से करके अटैच करें या कार्बन की चेन को आप इस तरह से करके अटैच करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपकी चेन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बन रही है उसमें 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और उन तीनों की जो स्ट्रक्चरल जिस तरह आपने उसको प्लेसमेंट की हुई है ना वो भी सेम ही है। क्यों? क्योंकि देख लें, आप इधर से 1 2 3 कह दें या इधर से 1 2 3 कह दे, सेकंड वाला तो आपका हमेशा सेकंड ही रहेगा, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए आप 3 कार्बन एटम्स की चेन को भी ये नहीं कह सकते कि वो आइसोमेरिज्म को फॉलो करेगा। तो याद रखना है कि कार्बन एटम्स जब नंबर हो जाएगा 4 या 4 से ऑनवर्ड्स, तब जाके कार्बन के जो जितने हाइड्रोकार्बन हैं वो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी फॉलो करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि देख लें आप एन ब्यूटेन में, अब आप इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से होगी। मैं नंबरिंग को ऑपोजिट कर दूं, अगर यहाँ से शुरू करूं 1 2 3 4, अब मुझे बताएं सेकंड कार्बन पहले और था अब और है, डिफरेंस आ नहीं गया? मिडल वाला कार्बन मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अब कुछ स्टूडेंट्स इस पे पूछते हैं कि प्रोपेन में भी तो देखें पहले 1 और था बाद में 3 और हो गया। देखें, टर्मिनल कार्बन से कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्मिनल कार्बन ने उसी तरह रहना है जो एंड वाला कार्बन होता है। जो मिडल वाले कार्बन होते हैं ना उनसे फ़र्क पड़ता है कि क्या उनकी पोजिशनिंग में अब चेंज होता है, अब कोई चेंज आता है या आप उनका स्ट्रक्चर किसी नए तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्यूटेन में तो हम स्ट्रक्चर नए तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, हमने करके देख लिया कि हमने ब्रांचिंग कर ली है। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन पेपर में पूछा जाता है। अब आइसोमेरिज्म की एक और एग्जांपल देखते हैं जो हमसे पेपर में भी पूछी जाती है और जिसमें हम देखेंगे कि 5 कार्बन एटम्स की चेन को कंसिडर करेंगे। अब 5 कार्बन एटम है तो सबसे पहला तो सिंपली हम सबको आता है कि हमने 5 कार्बन एटम्स इकट्ठे जोड़ देने हैं और इनकी वजह से ये चेन को कर देना है कंप्लीट। ये ओपन चेन बन गई, ठीक है। अब आप इसमें हाइड्रोजन्स किस तरह अटैच करने वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखें आपकी 5 कार्बन की चेन हो गई है कंप्लीट। इसी तरह से अगर मैं इसको इस तरह जोड़ूं कि ये लास्ट कार्बन को मैं सेकंड के साथ अटैच कर दूं, लास्ट कार्बन को मैं सेकंड के साथ अगर अटैच करती हूं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड आप जिसको मर्जी कंसीडर करें, इधर से काउंटिंग शुरू करें या इधर से करें, लेकिन आपने उसको सेकंड कार्बन के साथ अटैच करना है।
ठीक है, आपने सेकंड कार्बन के साथ अटैच कर दिया और इस तरह से आपके पास ये एक स्ट्रक्चर और आ गया। सेकंड कार्बन के साथ हम जब भी अटैच करते हैं, हमने नाम में क्या कहा था, लाजमी हमने आइसो का वर्ड इंक्लूड करना है। और जब भी लॉन्ग चेन होगी तो एन लिखेंगे। एन का मतलब है कि नॉर्मल चेन है, आइसो का मतलब है कि जाहिर सी बात है फिर आइसोमेरिज्म की तरफ बात जा रही है। ठीक है, अब एक और बात सुने मेरी, पेंटेन में जरा गौर से देखें कि अभी भी इस कार्बन को भी मैं सेकंड कार्बन के साथ अटैच कर सकती हूँ। क्यों? इस कार्बन ने अभी 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। अगर मैं यहाँ से इसका हाइड्रोजन अटैच कराने के बजाय यही कार्बन अटैच करा दूं यहाँ पे जो एंड पे है, तो आप मुझे बताएं कि क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होगा? ये देखें, ये मैंने कार्बन बनाए और सेकंड कार्बन के साथ मैंने 2 कार्बन और अटैच कर दिए। स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया? आ गया ना स्ट्रक्चर में डिफरेंस। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रक्चर्स में भी इंक्रीज आ जाता है। ब्यूटेन आइसोमर्स इसके 2 बनते हैं ब्यूटेन के। पेंटेन के आइसोमर 3 बनते हैं और तीनों को हम देख रहे हैं। एन पेंटेन हो गया लॉन्ग चेन, आइसोपेंटेन हो गया सेकंड कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच हुआ है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें देखें कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हुए हैं। इसका जब आप नाम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे नियो। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेमिंग इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री लैंग्वेज हम सबको आनी चाहिए। नहीं आएगी तो फिर हमें इन स्ट्रक्चर्स की समझ नहीं आएगी। जब हमने किसी को बताना है कि हमें केमिस्ट्री आती है तो हम कैसे बताएंगे? इसी केमिस्ट्री लैंग्वेज को यूज करके बताएंगे। तो अब जरा हम क्या करते हैं कि इन सब के हाइड्रोजन कंप्लीट करके देखते हैं कि क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी 3 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि आपके पास कार्बन का एक ही बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन। सेकंड कार्बन के 2 बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। थर्ड कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये भी 2 बॉन्ड और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ और कंप्लीट कर लेगा। फोर्थ कार्बन देख लें, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 बॉन्ड ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ और खुद को कंप्लीट कर लेगा। लास्ट कार्बन 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरह एन पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। हाइड्रोजन काउंट करके हम लिखते हैं कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C5H12। ठीक है, ये है अब आपका पेंटेन का स्ट्रक्चर, जो एन पेंटेन का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं आइसोपेंटेन का क्या स्ट्रक्चर है। कार्बन के हमने बॉन्ड्स कंप्लीट करने, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये वाला कार्बन देखें, इसने 2 बॉन्ड्स इधर इधर बनाए हुए और सेकंड क्योंकि हमने इसके साथ आइसो का स्ट्रक्चर बनाया, एक और कार्बन अटैच कर दिया, 3 बॉन्ड्स कंप्लीट है। तो इसके साथ बस एक हाइड्रोजन रह गया जो इसके बॉन्ड्स को कंप्लीट कर देगा। इस कार्बन को देखिए 2 बॉन्ड्स इसके कंप्लीट है, इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे ताकि 4 की वैलेंसी पूरी हो जाए। और ये वाला कार्बन एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन और लगेंगे। यहाँ पे अब हाइड्रोजन का नंबर काउंट कर रहे हैं आप, ये वाला कार्बन हम देखेंगे तो इसके साथ भी CH3। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन का जब नंबर काउंट करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C5H12। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी तक पेंटेन के 2 स्ट्रक्चर्स, 2 आइसोमर्स हमने देख लिया कि एग्जिस्ट करते हैं। अब ये नियो जिसको हमने कहा था इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इस कार्बन को देखें, 1 बॉन्ड बना हुए, 3 हाइड्रोजन, इसको कंप्लीट करेंगे। मिडल वाला कार्बन 4 बॉन्ड्स उसके ऑलरेडी कंप्लीट हैं, सारे के सारे उसने कार्बन्स के साथ ही बनाए हुए हैं। इस कार्बन का 1 है, 3 लगाएंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 लगाएंगे और यहाँ पे भी 3। जहाँ पे कार्बन का 1 बॉन्ड होगा वहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन लगाने, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। अब इसका लिख लेते हैं जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाइड्रोजन काउंट कर लें, 3 6 9 10 11 12 C5H12। अब आप मुझे बताएं, इसका एन पेंटेन का भी वही फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, आइसोपेंटेन का भी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, नियोपेंटेन का भी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास पेंटेन के 3 आइसोमर्स मौजूद हैं? अगर ये मैं कहूँ कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं और पेंटेन के 3, तो क्या ये बात गलत होगी? बिल्कुल भी नहीं। पेपर में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। जो एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन हो कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना, उनमें से पेपर लाजमी आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि किस तरह से हमने आइसोमर स्ट्रक्चर्स कंप्लीट किए। 3 कार्बन एटम्स तक आपके जो हाइड्रोकार्बन है वो आइसोमर्स नहीं बनाएंगे, 3 ऑनवर्ड वहाँ पे आइसोमर्स बनने शुरू हो जाएंगे।
इसकी ये प्रॉपर्टीज़ बस याद रखनी है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आता है, इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये आइसोमर्स हैं, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका बिल्कुल सेम रहता है। तो याद रखना है आप लोगों ने, ये ब्यूटेन जितने भी हैं, 2 ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, साथ में आपके पास एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये सारे के सारे आइसोमर्स हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको आपने भूलना नहीं है। तो हमने एक प्रॉपर्टी की बात की डाइवर्सिटी ऑफ कार्बन में, वो थी कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन बहुत ही लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना सकता है। अब क्योंकि कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना सकता है, इस वजह से क्या होता है, उन लॉन्ग चेन्स में स्ट्रक्चर्स में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस आने की वजह से दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, वो थी आइसोमेरिज्म। अब चलते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी पे, और वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ये तो आप सबको पता ही है, मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत मेजर चीज़ हैं। सारे के सारे जितने आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है आपको पता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। तो आपके जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी कोवेलेंट इसी तरह से बनता है कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है दूसरे कार्बन के साथ। अब कार्बन किस किस के साथ बॉन्ड बनाता है, ये 4 चीज़ें आप लोगों ने याद रख लेनी है। कार्बन अपने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बनाएगा। हाइड्रोजन तो देखें, हमने देखा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स भी हमने देख लिए, और हर जगह हमने देखा कि जहां हमने बॉन्ड्स कंप्लीट करने थे वहां हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिए। तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की भी बात हो गई। कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ आपने इनके नाम याद रखने हैं। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड एंड कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड। हेलोजन कौन से होते हैं एलिमेंट, सारे के सारे जो आपके 17th ग्रुप में प्रेजेंट है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे आपके हेलोजन हैं। कार्बन इनके साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी हम करेंगे बात। अभी तक लेकिन आपने ये याद रखना है कि कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स, और वो सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, अच्छे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और वो किस किस के साथ होते हैं, इन 4 चीज़ों को लाजमी पेपर में एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग, तीसरी जो हमारे पास आखिरी प्रॉपर्टी है ना, कार्बन की बात करें, कार्बन की डाइवर्सिटी की बात करें कि कितना डाइवर्स है ये कार्बन एटम, कि इसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिस बन जाती हैं। मल्टीपल बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब है कि अभी तक तो हमने जो बात की वो बात ये थी कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, हमने कार्बन टू हाइड्रोजन भी जब बॉन्ड्स बनाए थे तो वो भी हमने बनाए थे सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। ये तो हो गई कि एक सिंगल बॉन्ड बना है। इसके अलावा कार्बन की प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत सारे बॉन्ड्स और भी बना सकता है। अब बहुत सारे तो नहीं होते, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं आप मुझे बताएं। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि ये दूसरे कार्बन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, और साथ ही साथ ये दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। ये बात आप सबने गौर से देखनी है और सुननी है। अभी हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को मजीद भी पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि कार्बन विद कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन विद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एल्केन में जो अभी हमने सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, उनके अंदर आपके पास एक कार्बन एटम मौजूद है, चलें ठीक है, मीथेन एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की जब बात आएगी तो वो कार्बन टू कार्बन होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ये बॉन्ड कार्बन टू हाइड्रोजन हो सकते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जब मल्टीपल बॉन्डिंग हो रही है ना कार्बन की, तो ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की हम बात करते हैं। जब हम कहते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तब भी हम यही बात करते हैं कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बन रहा है। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम कहते हैं इथाइलीन, ठीक है, इसका नाम है इथाइलीन। इस तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इन स्ट्रक्चर्स के बारे में, लेकिन अभी आपने याद रखना है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो नाम हो जाएगा इथाइलीन, और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नाम हो जाएगा एसिटाइलीन। ये बात आप सबको समझ में आ रही है, ठीक है, याद रखनी है ये बात। तो हमारे पास कार्बन की प्रॉपर्टीज अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, जिसमें से सबसे पहले कैटिनेशन है। कैटिनेशन का मतलब लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनेंगे, उसी प्रॉपर्टी की वजह से आइसोमेरिज्म आता है। लॉन्ग चेन होते हैं तो वो बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। आइसोमेरिज्म के बाद हमारे पास आता है कोवेलेंट बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ। कोवेलेंट बॉन्ड किस किस के साथ बनेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। और लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्डिंग। ये बात आप सबने याद रखनी है। अगर हम पिछले टॉपिक से इसको लिंक करें ताकि हमारे माइंड में स्टोरी बन सके, तो आप सबने याद
याद रखना है कि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे डिपेंड करती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है विद लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हम इसकी भी बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कितनी ज़्यादा कार्बन की डाइवर्सिटी है, उसका ये मैग्नीट्यूड है कि उसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि वो एक एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा जो बहुत ही मिलियंस ऑफ और कंपाउंड्स बना देता है। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही होता है। तो आपने इन प्रॉपर्टीज़ को गौर से देखना है, इनको गौर से समझने की कोशिश करें और इनको समझ के फिर देखें कि आपको याद होती हैं कि नहीं, क्योंकि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्किल चीज़ें तो है नहीं, सारी की सारी ही बहुत आसान चीज़ें हैं। आप इनको याद करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।